हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग बात करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर। 6 तारीख को आपका पेपर होना है। आपको लगभग हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा चुके हैं एग्रो फॉरेस्ट्री का। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लेना, और यदि आपके पास टाइम नहीं है तो ये वाला वीडियो आप अवश्य देख लेना। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट की चलिए बात कर लेते हैं पहले। तो फॉरेस्ट किसे कहते हैं? फॉरेस्ट जो होता है उसमें यदि ट्री एरिया 1 हेक्टेयर से अधिक है, यदि ट्री एरिया 1 हेक्टेयर से अधिक है, कितना है? 1 हेक्टेयर से अधिक, मोर देन 1 हेक्टेयर है तो उसे हम जंगल कह देंगे या फॉरेस्ट कह देंगे। और इसके अलावा यदि उसकी कैनोपी डेंसिटी 10% से अधिक है, कितनी है? 10% से अधिक है तो उसे हम, यानी कि ये जब दोनों कंडीशंस को फॉलो करेगा तो उसे हम फॉरेस्ट कह देते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जिनमें 70% से अधिक डेंसिटी होती है। क्या? कैनोपी डेंसिटी होती है, उसे हम क्या कह देते हैं? वेरी डेंस फॉरेस्ट कह देते हैं। ठीक है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जिनकी कैनोपी डेंसिटी 40 से 70% होती है, उन्हें हम मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कह देते हैं। ओपन फॉरेस्ट की यदि हम बात करें तो 10 से 40%, और स्क्रब की यदि हम बात करें तो 10% से भी कम की जो होती है कैनोपी डेंसिटी, किसकी होती है? स्क्रब की होती है। ठीक है, बात करते हैं कैनोपी के बारे में। कैनोपी क्या होता है, या कैनोपी डेंसिटी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। कैनोपी डेंसिटी यानी कि द परसेंटेज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाय द कैनोपी ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड कैनोपी डेंसिटी। जितना भी एरिया आपका लैंड का कवर्ड किया जाता है किसी ट्री के द्वारा, मान लीजिए ये आपका ट्री है और यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी एरिया आपका धरातल यानी कि पृथ्वी का जितना भी एरिया आपका कवर किया जाता है, उसी को हम लोग कैनोपी डेंसिटी कह देते हैं। कैनोपी की यदि हम बात करें तो द कवर ऑफ ब्रांचेज एंड फॉलिएज फॉर्म्ड बाय द क्राउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड कैनोपी। यानी कि कैनोपी का मतलब होता है कोई एक पौधा है और उसके ऊपर जितनी भी आपकी पत्तियां हैं और उनकी पत्तियों का जो भी जितना भी घनापन है, जितनी भी घनी पत्तियां हैं, उसी को हम कैनोपी कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है, देखिए एफॉरेस्टेशन किसे कहा जाता है? तो वनों को लगाना एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन वनों को काटना, और रिफॉरेस्टेशन काट कर वनों को पुनः लगाना रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ट्री किसे कहते हैं। तो ट्री अ वुडी पेरिनियल विथ अ सिंगल मैन स्टेम, एक स्टेम होता है, सिंगल मैन स्टेम होता है, और यह पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय होता है। जैसे हम लोग क्या कह देते हैं? ट्री कह देते हैं। बोल, बोल किसे कहा जाता है? द मैन स्टेम ऑफ ट्री, जो ट्री होता है उसका जो मैन स्टेम होता है उसे हम लोग बोल कह देते हैं। क्राउन की यदि हम बात करें तो अपर ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द बोल, जो बोल होता है उसके ऊपर जितना भी आपका अपर पार्ट होता है ब्रांच का, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? क्राउन कह देते हैं। और आपका लॉग किसे कहा जाता है? तो द स्टेम ऑफ अ ट्री और अ लेंथ ऑफ अ स्टेम और ब्रांच आफ्टर फेलिंग एंड ट्रिमिंग। यानी कि जो स्टेम होता है, ट्री का जो स्टेम होता है उसकी जो लंबाई होती है और शाखाओं की लंबाई, यानी कि आफ्टर फेलिंग एंड ट्रिमिंग, उसकी हम ट्रिमिंग करते हैं तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? लॉग कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद पोल a young tree from the time when a lower branches begin to fall off to the time when rate of height growth begin to slow down and crown expansion become marked। ठीक है, ये तो आपका हो गया क्या? पोल हो गया। उसके बाद स्टैंड, तो एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज और अदर ग्रोथ पोजिशन सफिशियंट यूनिफॉर्मिटी इन कंपोजिशन, ये हो गया आपका स्टैंड। अगला श्रब, तो वुडी पेरिनियल प्लांट जनरली मोर देन 0.5 मीटर एंड लेस देन 5 मीटर इन हाइट, यानी कि 0.5 मीटर से अधिक होता है लेकिन 5 मीटर से जिनकी हाइट कम होती है उसे हम लोग श्रब कह देते हैं। और ट्री अ सिंगल मैन स्टेम होता है, ठीक है, जिसमें सिंगल मैन स्टेम होता है, वुडी पेरिनियल विथ। ठीक है, तो इसमें आपका ज़्यादातर ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, ट्री, श्रब और आपका क्राउन, इन तीनों को याद रखना, इन्हीं से जो है आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, अगला है इसको हम छोड़ देते हैं, ब्रेस्ट हाइट को।
ब्रेस्ट हाइट क्या है? adopted as the standard height for measuring the girth, diameter and the basal area of standing tree। जो खड़ा हुआ ट्री होता है उसका जो बेसल एरिया का जो डायमीटर है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? ब्रेस्ट हाइट कह देते हैं, ठीक है। विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट के बारे में यदि हम बात करें तो विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है, देखिए विंड ब्रेक का मतलब होता है एनी स्ट्रक्चर जो कि रिड्यूस करता हो विंड वेलोसिटी को, ठीक है। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे वह दीवार हो, चाहे वह आपका झाड़ी हो, चाहे वह आपकी जो है पेड़ हो, पेड़ लगा करके, तो इसमें विंड ब्रेक्स में हवा की गति को कम करना ही होता है, वो किसी भी माध्यम से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका ये जो दिखा हुआ, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये आपका मान लीजिए ये आपके माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे इस साइड जिस तरफ से हवा चलती है उसे हम कह देते हैं विंडवार्ड साइड, और जिस तरफ की ओर चलती है यानी कि चढ़ती हुई जहाँ से उतरती है उसे हम कह देते हैं लीवार्ड साइड, ठीक है। तो देखिए और शेल्टर बेल्ट में रोज ऑफ ट्री होते हैं। क्या होते हैं? रोज ऑफ ट्री होते हैं। रोज ऑफ ट्री यानी कि जो आपकी पंक्तियाँ होती हैं किसकी? पेड़ की। तो पेड़ की जो पंक्तियाँ होती हैं उसी में जो है क्या होता है, उसी की जो शेल्टर बेल्ट्स बनाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन विंड ब्रेक्स में एनी स्ट्रक्चर ऑफ रिड्यूस ऑफ द विंड, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। पोलार्डिंग और कॉपसिंग, पोलार्डिंग और कॉपसिंग के बारे में यदि हम बात करें तो पोलार्डिंग में क्या होता है? पोलार्डिंग में किसी भी वृक्ष को हम लोग लगभग 2 मीटर कह लें या फिर 4 से 6 फीट की ऊंचाई से हम लोग काट देते हैं, तो उसे हम लोग पोलार्डिंग कहते हैं। और जो कॉपसिंग होता है, कॉपसिंग में हम लोग लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काटते हैं। तो कॉपसिंग में लगभग निचले स्तर से काटा जाता है और पोलार्डिंग में लगभग आपके ऊंची स्तर से काटा जाता है, ताकि ब्राउजिंग एनिमल से हम लोग बच सकें, हमारे जो पेड़ हैं वह ब्राउजिंग एनिमल से बच सकें। और यह क्रिया किसकी है? आपकी रीजनरेशन की क्रिया आती है। आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से देखिए अगला है आपका क्या है, कुछ आपके एक्ट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में चलाया गया। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रूल्स 1973 एंड अमेंडमेंट 1991 में। और द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी कि वन संरक्षण अधिनियम एक्ट कब चलाया गया? 1980 में। और द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट जो है वह आपका 2006 में चलाया गया। रीजनरेशन के बारे में आपने शायद जो है पढ़ा होगा। पुनरुत्पादन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? पुनरुत्पादन कहते हैं। तो रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? रीजनरेशन का मतलब होता है कि जितने भी आपके वन वृक्ष होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी आपके वन वृक्ष होते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग दोबारा कृत्रिम विधियों से उनका हम नवीनीकरण करते हैं, तो उसे हम रीजनरेशन कह देते हैं। रीजनरेशन 2 प्रकार से किया जाता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, 2 प्रकार से किया जाता है। नेचुरल में आपके बाई सीड, बाई वेजिटेटिव मीन्स और बाई कॉपर्सिंग और बाई रूट सकर्स, बाई राइजोम, बाई पोलार्डिंग, ठीक है। इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि 4 से 6 फीट या फिर 2 मीटर की ऊंचाई से काट दिया जाता है ब्राउजिंग एनिमल से बचाने के लिए। और आर्टिफिशियल में आपका सीड प्रोपगेशन या फिर क्लोनल प्रोपगेशन आता है, ठीक है, जिसमें आपका कटिंग कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेयरिंग कर सकते हैं और बडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बाई वेजिटेटिव मीन्स के बारे में। देखिए बाई वेजिटेटिव मीन्स का मतलब उद्देश्य क्या होगा इसका, कि एक पौधे से अनेक पौधे प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है यह तब भी संभव है जब वृक्ष बीज पैदा करने योग्य ना हो, ठीक है। दूसरा, इस प्रकार प्राप्त पौधे तीव्रता से बढ़ते हैं और कम खर्च से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला है इस क्षमता का उपयोग गुणों की वृद्धि से वृक्षों में सुधार के लिए किया जाता है। कॉपर्सिंग में जो आपकी सीडलिंग कॉपर्सिंग होती है और स्टूल कॉपर्सिंग होती है। रूट सकर्स, बाई राइजोम और बाई पोलार्डिंग। अब कॉपर्सिंग को भी हमने कई भागों में डिवाइड किया। कॉपर्सिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग कॉपर्सिंग किसमें की जाती है। तो स्ट्रॉन्ग कॉपर्सिंग जो है वह आपकी टीक, अकेसिया कैटिचो जिसे हम लोग खैर के नाम से जानते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, यूकेलिप्टिस और आपका सोरिया रोबस्टा, इसमें आपकी स्ट्रॉन्ग कॉपस की जाती है। और गुड कॉपस जो है वह आपकी नीम यानी कि एजाइडिरेक्टस इंडिका जिसे हम कहते हैं, और आपका अकेसिया मेंडेसा और अकेसिया फेस्ट्यूसा, टेरिनिलेरिया वेलेरिका और ल्यूसिना ग्लाउका,
ठीक है। उसके बाद बैड कॉपस में अकेसिया अरेबिका और आपका कैजुराना आता है। नो कॉपस में सिट्रस और देवदार आता है। ठीक है। अगला है आपका सोशल फॉरेस्ट्री। अगली हम लोग बात कर लेते हैं सोशल फॉरेस्ट्री किसे कहा जाता है। तो सोशल फॉरेस्ट्री जो है वह है आपका द सोशल फॉरेस्ट्री एम्स एट ग्रोइंग फॉरेस्ट ऑफ द चॉइस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन फ्यूल एंड फॉडर। यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है जो जितनी भी आपके लोकल पॉपुलेशन होती है उसकी उपयोगिता के आधार पर, उसकी चॉइस के आधार पर जब हम लोग वन वृक्षों को उगाते हैं तो उसे हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री कह देते हैं। ठीक है। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि इट इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ रेजिंग फ्लावरिंग ट्री एंड श्रब्स। यानी कि रेजिंग फ्लावरिंग ट्रीज एंड श्रब्स मेनली टू सिक्योर श्योर एज रिक्रिएशन फॉरेस्ट फॉर द अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। आपने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे उनके आकार दिए जाते हैं, तो वह जो है आपका रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री में ही आता है। ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला है आपका इंटेंसिव फॉरेस्ट्री। इंटेंसिव फॉरेस्ट्री में इट इज़ द प्रैक्टिस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम in volume and quantity of products per unit area through the application of the best techniques of silviculture and management। इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री के बारे में यदि हम बात करें तो इंडस्ट्रियल तौर पर जब हम किसी भी वन वृक्ष को उगाते हैं, जैसे हम लोग केमिकल प्लांट और जैसे सॉ मिल होते हैं, ठीक है, पल्प मिल होती हैं, तो इसका जब किसी भी ट्री का कोई भी पार्ट किसके लिए इंडस्ट्री के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे हम इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री कह देते हैं। मल्टीपल यूज फॉरेस्ट्री का मतलब होता है इट इज द यूज फॉरेस्ट्री फॉर द साइमल्टेनियसली यूज ऑफ फॉरेस्ट एरिया और टू मोर पर्पज इन सम मेजर कन्फ्लिक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ वुड विथ फॉरेस्ट ग्रेजिंग एंड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है। उसके बाद फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री में फार्म में अपनी फॉरेस्ट्री की जाती है, बस इतना ही अंतर होता है। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, विस्तार करते हैं। ठीक है। और मिक्स्ड फॉरेस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री फॉर रेजिंग फॉडर ग्रास एंड स्कैटर्ड फॉडर ट्रीज, फ्रूट ट्रीज एंड फ्यूल वुड ट्रीज एंड सुटेबल वेस्टलैंड, पंचायत लैंड एंड विलेज। यानी कि हम लोग कहाँ पर भी कर देते हैं, हम लोग जो है इसको हम लोग खेतों में भी कर सकते हैं और या अपने गांव के आसपास जितनी भी आपकी खाली जगह पड़ी होती है, पंचायत लैंड है या फिर कोई आपका वेस्ट लैंड पड़ी हुई है, तो वहाँ पर हम इसको अपना लेते हैं। तो यही आपका मिक्स्ड फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। बात कर लेते हैं टोंग्या सिस्टम के बारे में। देखिए टोंग्या सिस्टम, टोंग्या हिली कल्टिवेशन बर्मीज वर्ड क्वाइंड इन 1850s, 1850 में दिया गया था वर्ड। ठीक है। इंडिया इज इंट्रोड्यूस्ड बाई ब्रांडीज, 1890 में इसे जो है इंट्रोड्यूस कराया गया। इट इज इस्टेब्लिश्ड इन 1896, 1896 में इन नॉर्थ बंगाल। ठीक है, नॉर्थ बंगाल में। इन साउथर्न इंडिया यानी कि दक्षिणी भारत में द सिस्टम इज कॉल्ड कुमरी। इसे जो है टोंग्या सिस्टम को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है, कुमरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इन टोंग्या सिस्टम फॉरएवर लोकल पीपल आर permitted to raise crop along with tree species in same unit of types। इसमें देखिए क्या किया जाता है, जैसे आपके वृक्ष खड़े हुए हैं और वृक्ष के बीच में जो आपकी जगह पड़ी हुई है, उस वृक्ष के बीच में जो जगह पड़ी हुई है उनमें जब हम लोग खेती करते हैं तो उसे हम लोग क्या, इन वृक्ष को हम काटते नहीं हैं, ठीक है ना, हम इनको जलाते हैं। यदि हम इनको जला देते हैं तो यही पद्धति फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन इनको हम काटे ना और इनके बीच में जगह पड़ी हुई है वहीं पर हम खेती कर लें तो उसे हम लोग क्या देते हैं, क्या, टोंग्या सिस्टम। एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग में क्या होता है, एले क्रॉपिंग, एले का मतलब होता है गलियारा। यानी कि जो भी आपके वृक्ष लगे हुए हैं, वृक्ष की जो रो लगी हुई है, मान लीजिए यहाँ पर ये वृक्ष की रो लगी हुई है और ये जो जगह पड़ी हुई है, ये गलियारा जो गली सी जो बनी हुई है, इसमें जब हम खेती करते हैं तो इसे हम लोग एले क्रॉपिंग या फिर गलियारा खेती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑफ ट्री, इसमें क्या करते हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हम ट्री को लगाते हैं। रो टू रो डिस्टेंस लगभग 4 से 8 मीटर रखते हैं और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वह लगभग 25 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक की हम लोग रख लेते हैं। अगला देखिए कुछ आपके इम्पॉर्टेंट नेम्स जो कि ट्री के पूछ लिए जाते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे अकेसिया कैटिचो खैर को कहा जाता है, अकेसिया निलोटिका बबूल को कहा जाता है, अजेटिरेक्टस इंडिका नीम को कहा जाता है और डलबेरिया सिस्सो शीशम को कहा जाता है। टिक्टोना ग्रैंडेस सागौन या फिर टीक को कहा जाता है और टर्मिनेलिया अर्जुना अर्जुन को कहा जाता है। एगल मार्मलोस बेल को कहा जाता है
और एंथियोफैलस चाइनेंसिस या साइनेंसिस कदम को कहा जाता है, और एम्बिल्का ऑफिसिनेलिस आंवला कहा जाता है, टेमरेंडस इंडिका इमली कहा जाता है, और साइजेजियम क्यूमिनी जामुन कहा जाता है। सराका इंडिका अशोक और मोरस एल्बा मलबेरी पॉपुलस स्पीसीज पॉपुलर कहा जाता है, और यूकेलिप्टस कैमोलेंसिस यूकेलिप्टस कहा जाता है, फाइकस रेलिगोसा पीपल को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हमने आपको बता ही दिया। कुछ और जान लेते हैं कि इन दिस फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड एंड कल्टीवेशन ऑफ 3 से 5 ईयर्स ड्यू टू सेम क्रॉप। एक ही जगह पर जब हम किसी भी फॉरेस्ट को जलाकर या फिर उसको नष्ट करके 3 से 5 साल तक हम लगातार खेती करते हैं तो उसे हम लोग क्या देते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। रायसोन सेम क्लियर्ड फॉरेस्ट लैंड ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि इसमें क्या करते हैं, क्रॉप्स को तो बदल सकते हैं पर जो आपकी ईयर टू ईयर आफ्टर ईयर, लेकिन लैंड को नहीं बदलते हैं। ठीक है, सॉइल प्रोडक्टिविटी इज लॉस्ट, जैसे ही लॉस्ट हो जाती है एंड क्रॉप इज शिफ्टेड टू अनदर पार्ट ऑफ फॉरेस्ट टू स्लैश्ड बर्न्ट लैंड। इसे हम लोग स्लैश्ड बर्न्ट फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। दिस लैंड इज रोटेटेड, लैंड तो रोटेट हो जाती है बट क्रॉप इज फिक्स्ड, क्रॉप जो है वह फिक्स्ड होती है। इट मे बी कॉल्ड लैंड रोटेशन। ठीक है, इसे लैंड रोटेशन के नाम से भी जाना जाता है। मेनली प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, जैसे एमपी है, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इट इज़ कॉल्ड झूम इन नॉर्थ साउथ एंड पोल्स इन आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद देखिए कल्टीवेशन ऑफ टीक, सागौन की खेती के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो देखिए इमारती लकड़ी जो होती है उसे हम लोग, जो आपकी सागौन होती है उसे हम इमारती लकड़ी का राजा के नाम से जाना जाता है। हिंदी नाम इसका सागौन होता है। ठीक है, टीक को हम लोग सागौन के नाम से जानते हैं। ठीक है, टिक्टोना ग्रैंडिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। क्लाइमेट इसका ट्रॉपिकल होता है। टेम्परेचर जो है मिनिमम 13 से 77 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और मैक्सिमम जो है 13 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और उसके अलावा आपका जो है मैक्सिमम 39 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल की आवश्यकता होती है 200 से 250 मिलीमीटर। सॉइल जलोढ़ मृदा, कैल्शियम की अहम भूमिका है इसमें जो है कैल्शियम की अहम भूमिका होती है। पीएच 6.5 से 7.5 पीएच मान होता है। रोपण दूरी 2 × 2 मीटर या फिर 2.5 × 2.5 मीटर या फिर 3 × 3 मीटर पर रखते हैं। दूसरी फसलों के साथ इसे हम 4 × 4 मीटर या 5 × 5 मीटर की दूरी पर हम इसको उगाते हैं। द फ्रूट इज हार्ड, इसका फ्रूट जो होता है वह हार्ड होता है। इरेगुलरली राउंडेड ड्रूप, कंटेन 4 सीड चैम्बर, इसमें 4 सीड चैम्बर या 4 कोष्ठक होते हैं, बीज कोष्ठक होते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रेंज में आपका 900 मिलीमीटर से अधिक से लेकर के 2500 मिलीमीटर से कम प्रेसिपिटेशन रेंज इसकी आवश्यकता होती है। इट इज आल्सो फेयरली फायर टॉलरेंट होता है, जल्दी से इसमें आग नहीं लगती है। सुपर साइज्ड सीडलिंग कॉल्ड वुल्फ के नाम से जाना जाता है। और फाइनल फ्यूलिंग इज डन एट द एंड ऑफ 60 ईयर्स। ठीक है, अ सिंगल ट्री विल ईल्ड 1.5 घन मीटर 1.5 क्यूबिक मीटर ऑफ टिम्बर। इट्स रोटेशन इज 4 से 60 ईयर्स। इट्स ईल्ड इज अबाउट 6500 क्यूबिक फीट ऑफ स्टेम वुड पर एकड़। ठीक है, पॉपुलर के बारे में यदि हम बात करें तो जो पॉपुलर होता है आपका वह आपका डेसिडुअस है। फ्लावर इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल। ठीक है, 2 प्रकार का। फैमिली इसकी सिलिकेसी होती है। वेरी फास्ट ग्रोइंग। यूज्ड मेनली वुड एंड पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। प्लाईवुड, स्पोर्ट गुड्स और मैचेस स्पिंडल्स में स्प्लिट्स में किया जाता है। ठीक है, पेंसिल एंड पेपर। हाइट इसकी 85 फीट होती है एंड 36 इंच इसका डायमीटर होता है और 5 से 7 ईयर तक यह जो है बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए मेजर पॉपुलर ग्रोइंग स्टेट्स में आपका हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, और उसके अलावा वेस्ट यूपी और हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, ये सभी आपके राज्य आते हैं। सुटेबल वेराइटीज़ में W22, G48, A26, S7, W39, W32। सॉइल इसके लिए क्ले लोम सॉइल की आवश्यकता होती है। क्लाइमेट टेम्परेट, टेम्परेचर 5 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड और
pH 6 से 8.5 बेस्ट होता है। प्रोपेगेशन सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड कटिंग। इंटरक्रॉप टर्मरिक एंड जिंजर, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ साल के बारे में यदि हम बात करें तो साइंटिफिक नेम ऑफ सोरिया रोबस्टा। डाइकॉटिलिडनी, यूज ऑफ टिम्बर, भारी मजबूत तथा भूरे रंग की। फैमिली जो है वह आपकी डिप्टेरोकार्पेसी होती है। डायोडेसिडुअस ट्री, हाइट जो है इसकी 30 मीटर होती है। फाउंड इन असम, नेपाल, बंगाल, बैंक ऑफ यमुना रिवर। और सॉइल जो है इसकी सैंडी लोम होती है। कल्टीवेशन ऑफ बैम्बू यानी कि बांस की खेती के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस होता है। इंग्लिश नेम इसका सॉलिड बैम्बू होता है। फैमिली इसकी ग्रामीनी होती है। द एवरेज लाइफ ऑफ कल्म इज 7 ईयर, ठीक है। 10 मंथ to 1 year old seedlings are planted in the main field at the spacing of 5 मीटर से 5 मीटर, ठीक है। The following rules are observed at every cutting cylindrical, ठीक है। और इसमें जो पहला होता है कल्म लेस देन 2 years ऑफ एज शुड नॉट बी कट। दूसरा, इन अ क्लम्प एट least 6 mature clumps are to be retained. The culms should be out at 15 centimeter above ground level, while cutting the culms should not be split. तो ये था आपका पूरा रैपिड रिवीजन। आपने यदि पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना, और यदि आपके पास समय नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। 20 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार वीडियो अवश्य देख लें, ठीक है। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। आपके कल के लिए, पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।